two names, each organism assigning of scientific name to an organism, and each organism name is comprised of two names. Therefore, the nomenclature is called binomial nomenclature. And then you know that first name of an organism indicate the generic name, yeah, the name from genus, and the second name indicate its specific name या species name. Is that clear? ये बातें जो है ये आप अर्लियर क्लासेस से आप जानते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, किसने इसका आगाज़ किया था, और प्लांट्स की जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें क्या क्या रूल्स है, क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या रिकमेंडेशन है, जो इस पे बात होगी. अच्छा जी, वी विल टॉक अबाउट इन दिस लेक्चर introduction of binomial nomenclature या botanical nomenclature. We'll talk about the principle, we'll talk about the introducer, discoverer or introducer, important rules of nomenclature, and the meeting of IBC. See the term IBC. IBC is International Botanical Conference. International Botanical Conference. Am I clear? The ranks of taxonomic categories, code of nomenclature, typification, publication, author citation, choice of name, rejection of name, retention of name, all these rules we will discuss in this lecture. ठीक है, इसमें हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के, उसकी इंट्रोडक्शन होगी, उसकी फिर प्रिंसिपल पे बात होगी, किसने इसको अडॉप्ट किया था, और ये रूल्स इसकी क्या है, मेन रूल्स. वैसे रूल्स तो उसकी काफ़ी सारे हैं, अगर आपके पास बुक आपने खोला हो तो टोटल इसके 6 प्रिंसिपल है, 6 प्रिंसिपल्स है, उसके 75 इसके रूल्स है, और 57 इसकी रिकमेंडेशन है. ठीक है, जो नया कोड है, जो बोटानिकल कॉन्फ्रेंस उसका होता है, हर 4 या 5 साल के बाद कॉन्फ्रेंस होता है बोटानिकल, एक कांग्रेस होता है बोटानिकल. जिस शहर में वो कांग्रेस हो जाता है उसी के नाम से वो उस कोड को नाम दिया जाता है. मिसाल के तौर पर लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी, अभी शायद दरमियान में भी कोई हुई होगी, लेकिन ये बुक में लिखा होगा कि लास्ट टाइम चूँकि 2006 में हुई है और वियना में हुई है, लिहाजा कोड को कहते हैं वियना कोड. ठीक है, कब हुई है ये कांग्रेस? 2006 में, तो उसी वियना कोड 2006. ठीक है, उसी हिसाब से फिर ये नाम दिया जाता है. कांग्रेस में कौन कौन लोग होते हैं? बॉटनिस्ट होते हैं. ठीक है, बॉटनिस्ट उसमें, और टेक्सानोमिस्ट होता है उसमें. वो कोई नया नाम आया है तो उसको डिस्कस करते हैं, या कोई पुराने नाम पे किसी पे ऑब्जेक्शन कोई लग गया या कोई रिकमेंडेशन आ गई तो उसको डिस्कस किया जाता है. और रूल्स को अगर उसमें कोई ज़रूरत हो तो चेंज कर लेते हैं, नहीं तो एज इट इज़ रहने देते हैं. So let me talk about all these things one by one. Introduction. The nomenclature of living organism and plants involves the principles which is governed by rules formulated and adopted by International Botanical Congress (IBC). ठीक है, the rules developed by IBC are listed formally in the code called International Code of Botanical Nomenclature. इस कांग्रेस के दौरान जो कुछ लिखा जाता है या जो कोड सेट किया जाता है किताबचे की शक्ल में, उस किताबचे को फिर कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर. ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर. तो दो आपके पास एब्रीविएशन आ गए, ये कभी कभी पूछते हैं. IBC से क्या मुराद है? इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस. ICBN से क्या मुराद है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर. ICBN.
ठीक है। ये महमूद रशीद और अताउल्लाह जो है अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए। नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ है। उनसे राब्ता हुआ है आपका? सर व्हाट्सएप पे भी अभी तक ऑनलाइन नहीं है दोनों। जी जी, उनको ऐसे बता दें, उनके पर्सनल नंबर पे आप मैसेज छोड़ दें कि भाई जो सेशन होगा आज, उसको बता दें कि वो गलती से 1 to 7 वाला हुआ है, वीक वाला, फर्स्ट वीक वाले में यस नोटिफिकेशन आया है, उसी में एंटर होना है। समझ आ गई? यस सर। हाँ, उनको मैसेज छोड़ दें उनकी जो व्हाट्सएप पेज पे। तो ये इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि जब हम नाम लेते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और उन प्रिंसिपल के ऊपर कुछ रूल्स दिए जाते हैं। ठीक है। और ये कौन, ये इसकी जो है वो इजाज़त कौन देते हैं? वो इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस जो होता है या जिस शहर में होता है वो लोग देते हैं, आईबीसी के नाम से। और फिर उसको फिर लिस्ट का किया जाता है, उन प्रिंसिपल और रूल्स को उनको लिस्ट किया जाता है आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में। अच्छा जी, प्रिंसिपल बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में 6 प्रिंसिपल हैं। वो 6 प्रिंसिपल यहाँ पे मेंशन है, लिस्टेड है। आपके बुक में भी ये होगा। हो सकता है कि आपके बुक में ये अलग से प्रिंसिपल ना हो, तो डोंट वरी। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे जो जनरल रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर या बोटानिकल नोमेनक्लेचर के आपसे पूछे जाएंगे। आपने जो आपके जहन में या जो भी रूल्स आपको पता हो वो आपने लिखना है, ठीक है, विद प्रॉपर एग्जांपल। प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल क्या है? बोटानिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यानी जोलॉजी में जो नाम है उसका जो है बोटानिकल नोमेनक्लेचर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इसकी मैं एक आसान मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर जोलॉजी में एक जीनस नाम है सिक्रोपा। सिक्रोपा, वो सिक्रोपा जो है वो एक इंसेक्ट का नाम है, ठीक है, इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडा का नाम है। जबकि प्लांट में वही नाम जो है एक प्लांट के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो अगर को इन दोनों में कोई इंटरडिपेंडेंस होती तो फिर ये नाम जो है वो एक्सेप्टेबल ना होता। लेकिन जोलॉजी का अपना नाम है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट है और इनका अपने नोमेनक्लेचर है या कोड ऑफ कंडक्ट है। इसीलिए लिखा है कि बोटानिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सेकंड, the application of the name of taxonomic group is determined by the names of the nomenclatural type। ठीक है। कल भी ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि हर फैमिली की एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होती हैं। प्लांट में से हर फैमिली का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता है, उसको कहते हैं नोमेनक्लेचरल टाइप। तो कोई भी ग्रुप हो, मिसाल के तौर पर जीनस हो तो उसका अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होगा। जैसे ब्रासिका, ये एक जीनस है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस उसमें एक स्पीशी है, ब्रासिका नेपस उसमें दूसरी स्पीशी है, ब्रासिका ओलरेसी उसमें तीसरी स्पीशी है। लेकिन उन सब के लिए जो नोमेनक्लेचरल टाइप है वो ब्रासिका ही है, ठीक है ना, जो उस जीनस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से एक फैमिली है, जैसे कि हम जानते हैं ब्रासिकेसी ही ले ले, तो वो ब्रासिका जो जीनस है वो उसकी पहचान है, ठीक है। उसमें सैकड़ों और भी स्पीशीज हैं, लेकिन ब्रासिका जो है उस फैमिली के लिए क्या है, पहचान है। तो नोमेनक्लेचरल टाइप पे किसी भी ग्रुप को डिटरमिन किया जाएगा। इसलिए ये ज़हन में याद रखें। नंबर थर्ड, the nomenclatural taxonomic group is based upon the priority of publication। मतलब क्या है कि किसी भी ग्रुप को जब आप नाम देंगे तो उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी पब्लिकेशन को। मसलन आपने कोई नाम दे दिया, तो फैल खान ने नाम दे दिया आज की तारीख में, ठीक है, किसी प्लांट को नाम दे दिया या किसी ग्रुप को नाम दे दिया आज की तारीख में, आज 21 है, आज आपने नाम दे दिया। याकूब ने नाम दिया है 2 दिन पहले, ठीक है, और दोनों जेन्युइन नाम है या लीगल नाम है,
तो फिर कांग्रेस में जो लोग हैं वो क्या डिसाइड करेंगे, वो प्रायोरिटी को देखेंगे। भाई नाम तो दोनों के ठीक है, दोनों जो है साइंटिस्ट सही कह रहे हैं, इनका नाम भी ठीक है, इनका नाम भी ठीक है, लेकिन फिर प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस फिर याकूब वाले नाम को दी जाएगी क्योंकि वो पहला नाम है, तो इसको कहते हैं प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, ये जहन में याद रखें। फर्स्ट कम फर्स्ट टेक वाली बात है। Each taxonomic group with particular position and rank can only have one correct scientific name. Can bear, only bear, ये जो लफ्ज है ये गलत हो गया। हर टेक्सानॉमिक ग्रुप का जो है किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी रैंक में हो, उस टेक्सानॉमिक ग्रुप का सिर्फ एक ही करेक्ट नाम होगा, वो एक्सेप्टेबल होगा। यानी ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रिया में किसी एक बंदे ने उसको नाम दिया है, हो सकता है डिफरेंट हो, चाइना में किसी और बंदे ने नाम दिया है साइंटिफिक, वो अलग हो, और मलेशिया में नाम दिया है वो कोई अलग हो, नहीं, नाम एक ही होगा और वो करेक्ट साइंटिफिक नेम होगा। और अगर ऐसा कोई मामला सामने आ भी जाता है नामों का, तो उसमें जो करेक्ट नाम होगा उसको चूज किया जाएगा, बाकी को रिजेक्ट किया जाएगा। ये ज़हन में याद रखें, करेक्ट नाम जो है वही नाम चूज किया जाएगा। The scientific name of taxonomic group treated are written in Latin language. पांचवा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी भी टेक्सानॉमिक ग्रुप के लिए जो नाम होगा, किसी भी प्लांट के लिए नाम जो होगा, उसके लिए लैंग्वेज क्या होगा, वो लैटिन लैंग्वेज होगा। या अगर लैटिन लैंग्वेज का नाम नहीं है यानी लैंग्वेज, तो कम से कम उसको लैटिनाइज जरूर किया जाएगा। मतलब आप कोई भी नाम देख लें, यानी बोटेनिकल नाम आपको थोड़े बहुत याद होंगे, उनका स्टाइल आप प्रेजेंटेशन क्या है या उनका स्टाइल आप प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो इटैलिक लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज का है, ठीक है ना, लातीनी जुबान का है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का है। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया के नाम से कोई स्पीशी है तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, या नाम वो इंडिका के नाम से होगा या इंडियन इंडिकम के नाम से होगा। तो ये जो इंडिका है या इंडिकम है, वो रिप्रेजेंटेशन है किस जुबान की, वो लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि लैटिन स्टाइल पे है तो लैटिनाइज्ड हो गया, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम जो है किसी भी टेक्सानॉमिक ग्रुप को वो हम लिखेंगे, किस जुबान में लिखेंगे या किस जुबान की तरस पे लिखेंगे, वो लैटिनाइज जुबान की तरस पे लिखा जाएगा। छठा और आखिरी क्या है, द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। ठीक है, मतलब यह है कि रूल्स जो है नॉमेनक्लेचर के वो आखिर तक जो है वो चलेंगे जब तक कि उसके ऊपर कोई नया रूल जो है वो सामने नहीं आता या कोई रूल जो है वो रिजेक्ट नहीं होते कांग्रेस के अंदर, ठीक है, उस वक्त तक जो है वो कंसिडर होंगे। ये 6 प्रिंसिपल है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, हु इंट्रोड्यूस द बोटेनिकल और बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर? सर जी, हाँ हाँ, अगर हम ये आपके दिए हुए जो पीपीटी आपने बनाई हुई, अगर यही चीजें याद कर ले तो बहुत है। नहीं ये इसमें इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है ना, और जब आप बुक देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सर ने जो बातें उसमें जो साथ साथ की थी उसमें ये बातें यहाँ पे मेंशन है, यानी मैंने तो यहाँ पे चीज़ हाईलाइट की हुई है ना सिर्फ, बाद में मैं बोलता हूँ साथ, ठीक है। तो सारे चीज़ तो अब ये छोटा सा स्क्रीन है, दूसरा ये पीपीटी है, इसका जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी जो है वो आ, बड़े लेटर में होता है, लिहाजा इस पे सारा चीज़ उसमें नोट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपकी बुक में अच्छा, उसका ज़्यादा डिटेल होगा, अच्छा डिटेल होगा उसमें, ओके। मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा। Who introduced this? किसने इसका सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था? The formal introduction of this system of naming species is credited to Swedish naturalist whose name is Carl Linnaeus. कार्लोस लिनियस ने जो अपना नाम फिर चेंज किया था वो भी इस नामनक्लेचर से मुतासिर होकर उसने किया था, यानी उसका अपना नाम कार्ल लिन था या कार्ल लिनियस था, लेकिन उसने फिर अपना नाम क्या किया, उसने कार्लोस लिनियस कर दिया था, ठीक है।
इफेक्टिवली उसने ये काम शुरू किया था, कब शुरू किया था? ये 1753 में शुरू किया था, और जो पब्लिकेशन या जो बुक में उसने ये काम किया था, उस बुक या उस पब्लिकेशन का नाम था स्पीशीज प्लांटैरम। ठीक है, इस दौर में इसने दो काम किए थे, एक उसने नॉमेनक्लेचर का काम किया था, दूसरा उसने क्लासिफिकेशन पे काम किया था। तो क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर दोनों को उसने अलग अलग किताब में रखे। एक को उन्होंने स्पीशीज प्लांटेरम किताब, और दूसरा जो था वो जेनरा प्लांटेरम। ये पहले डिस्कस हो चुके हैं, कल बल्कि डिस्कस हुआ है। लीनियस स्वीडिश बॉटनिस्ट है, स्वीडन से उसका ताल्लुक है, फिजिशियन था, जूलॉजिस्ट भी था और बॉटनिस्ट भी था। who laid the foundation for the modern biological naming scheme of binomial nomenclature। दो नामों वाला सिस्टम जो है ये सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इनिशियली उसने ये काम 1753 में पौधों के लिए किया था, लेकिन बाद में जब उसको आइडिया हुआ या वो सिस्टम उसको ज़्यादा पसंद आया, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस उसको मिली, तो 4 या 5 साल के बाद 1757 में फिर उसने फिर यही काम एनिमल्स के लिए भी स्टार्ट कर दिया। Initially it was only for plants, then he adopted this for animals as well. He is known as the father of modern taxonomy, is also considered as the father of modern ecology. Modern ecology में भी इसको फादर समझा जाता है, टेक्सानोमी और नॉमेनक्लेचर में भी उसको फादर समझा जाता है, क्योंकि इसने क्लासिफिकेशन और नामिंग भी, ये नामिंग इन्हीं का काम है, तो इसी वजह से इसको फादर, और इकोलॉजी में भी इसका जो है वो काम है, इसी वजह से इकोलॉजी में भी इसको माना जाता है। रूल्स रूल्स इन रूल्स को चंद और रूल्स है जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। रैंक्स एंड एंडिंग ऑफ टैक्सा, यानी कि कोई भी रैंक्स हो तो उसका मिसाल के तौर पर फैमिली का रैंक है, ऑर्डर का रैंक है, क्लास का रैंक है, तो उसकी एंडिंग कैसे होगी उस पर हम बात करेंगे। प्रायोरिटी की जो उसूल है उस पर बात करेंगे कि प्रायोरिटी किस नाम को दी जाएगी। टाइप्स मेथड, इस पे बात होगी। सिनोनिम और रिलेटेड डेफिनेशन, सिनोनिम, ऑटोनिम, टाटोनिम, ये सारे जो है चीज़ें डिस्कस होगी। आतर की अगर हम हवाला देंगे तो आतर का नाम कहाँ पे डालेंगे और कितना जो है इसका वर्डिंग जो है उसमें हम रखेंगे। आतर साइटेशन ये एक और उसमें रूल है। कल्टीवेटेड प्लांट के लिए हम नाम कैसे रखेंगे, यानी कल्टीवार जो, यानी ये अभी जो हम प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं ना कल्टीवेशन के लिए, ये नेचुरल पौधे नहीं है, ये हाइब्रिड है। इसको मुख्तलिफ तरीकों से हाइब्रिडाइजेशन से गुजार के हमारे पास लाया गया है। तो ये नेचुरल पौधे या वाइल्ड प्लांट नहीं है, तो उनकी नामिंग जो है उसको कैसे हम मेंशन करेंगे। लैटिन जो है लैंग्वेज है या लैटिनाइज लैंग्वेज है, उसकी रूल्स पे बात होगी। इफेक्टिव और वैलिड पब्लिकेशन, इस पे बात होगी। ठीक है ना, ये सारी जो है डिस्कशन इसमें हम करेंगे। मीटिंग्स ऑफ आईबीसी, मीटिंग्स ऑफ इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस, ये कांग्रेस कब कब हुए थे? ये कांग्रेस हुआ था 1892 में, क्योंकि सिटी का नाम था रोचेस्टर, तो इसीलिए कोर्ट का नाम वही पड़ गया। 1905 में हुआ था तो वियना कोड वियना में हुआ था। 1907 में हुआ था अमेरिकन कोड अमेरिका में हुआ था। तो 1910 में हुआ लॉरेंस में, तो लॉरेंस कोड का नाम पड़ा। 1930 में हुआ तो कैम्ब्रिज कांग्रेस, उसको नाम दे दिया गया, कैम्ब्रिज कोड का नाम दे दिया गया। 1983 में हुआ तो इसको सिडनी या ऑस्ट्रेलिया कोड का नाम दे दिया गया। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल कितने हैं? 6 प्रिंसिपल है, 75 रूल्स है और 57 जो है रिकमेंडेशन है। जो करंट हुआ है वो 2006 में हुआ है और वियना में हुआ है, तो इसी वजह से उस कोड को कहते हैं वियना कोड 2006। ये आपके बुक में अगर नहीं है तो ऐसे अपने साथ नोट कर ले ये चीज़, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट एज सच नहीं है, लेकिन जर्नल एक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप बॉटनी के स्टूडेंट है, तो यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। बाकी ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये 6 प्रिंसिपल, 75 रूल्स और 57 रिकमेंडेशन।
अच्छा जी। पहला हमने कहा था कि जो कोई भी टेक्सोनोमिक रैंक होगा तो उसकी एंडिंग हम कैसे मुरतब करेंगे, क्योंकि एंडिंग एक ही तरह की होगी। अगर एंडिंग ऐसे नहीं होगी तो वो बोटानिकल नाम जो है वो करेक्ट नाम नहीं होगा साइंटिफिक। ठीक है। किंगडम का नाम कैसे होगा? ओबायंटा होगा। ठीक है। ए के नाम से होगा। डिवीजन या फाइलम का नाम होगा तो वो फेटा के नाम से होगा। ठीक है ना। फाइलम और डिवीजन, इसमें कोई फर्क वाज़ेह है आपको? डू यू नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फाइलम एंड डिवीजन? एनी वन ऑफ यू थ्री? हेलो। यस सर जी। हाँ, ये मैंने कहा ये डिवीजन और प्लांट में, फाइलम में क्या फर्क है? यस सर। सर क्या फर्क? कोई नहीं है। सर पढ़ ले लाइव में। हम्म। लाइव में सर हम माइक बंद मैं किया ये हुआ था। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें कोई फर्क है डिवीजन में फाइलम में, या एक ही चीज है? फाइलम सर नहीं पता। हाँ। सर नहीं आता। नहीं है सर। तो फैल खान को भी नहीं पता? नो सर। याकूब खान को? सर जी कोई फर्क नहीं है। जालिमो, ये तो नाइन की बात है। फाइलम जो है, दिस इज जनरली यूज फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन इज यूज फॉर प्लांट्स एंड फंजाई। फंजाई और प्लांट के लिए हम डिवीजन का लफ्ज बिलाल। हेलो। बोलो क्या हुआ? सर की आवाज नहीं आ रही। हाँ पता नहीं, रुक गई है, वीडियो भी रुक गई है। पता नहीं। हाँ जी, ये लाइट चली गई थी, मैंने इसको हॉटस्पॉट पे कर लिया। एक सर। हाँ जी। तो ये फाइलम का जो नाम है वो जनरली एनिमल के लिए होगा। ठीक है। और डिवीजन का जो नाम है वो जनरली जो है वो प्लांट के लिए। बाकी एक ही, मतलब टेक्सोनोमिक ग्रुप एक होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी नाम से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी एंडिंग कैसे होगी? फिटा के नाम से होगी। ठीक है। सब फाइलम को कैसे लिखा जाएगा? फाइटिनी के नाम से होगा। सब डिवीजन या सब फाइलम कैसे होगा? फाइटिनी के नाम से होगा। क्लास कैसे होगा? ओप्सिडा के नाम से होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा, मैग्नलोप्सिडा, लेलियोप्सिडा। ठीक है ना। ये सीडा के नाम से जो है क्लास होगी। सब क्लास कैसे होगी? ईडी के नाम से होगी। ठीक है ना। मैग्नियोलिडी। ठीक है। सुपर ऑर्डर इसकी जरूरत नहीं है, ऑर्डर को याद रख लें। ऑर्डर कैसे होगी? ऑर्डर ALES से होगी। जैसे रोजेल्स है, ROSALES, ALES। तो ऑर्डर होगा ALES, उसके आखिर में आएगा। सब ऑर्डर को छोड़ दे, सब फैमिली को छोड़ दे, फैमिली को दे दे, देख ले। फैमिली जो है वो ACAEAE, ACEAE के नाम से होगा। जैसे आप ब्रासिकेसी का नाम देख लें, अगर आपके पास किताब है तो उसमें ब्रासिकेसी का नाम चेक कर ले, तो वो BRASICAEAE, ब्रासिकेसी।
इस नाम से होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो जीनस का नाम होगा, तो जीनस का नाम जो है वो सिर्फ इटैलिसाइज्ड होगा, बाकी हर जीनस का अलग अलग से नाम होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है ऐसा। मिसाल के तौर पर जीनस जो है, हर जीनस अलग अलग से होगा। मिसाल के तौर पर ब्रासिका है तो इसके अलग रिप्रेजेंटेशन, बाहनिया है तो उसके अलग रिप्रेजेंटेशन, तो उसका, लेकिन सिर्फ ये ज़हन में याद रखें कि वो इटैलिक होगा या इटैलिसाइज्ड होगा। एम आई क्लियर? तो ये जो है ये बात है। वो स्पीशीज है तो स्पीशीज का जो है जीनस नाम होगा और स्पेसिफिक एपिथेट नाम होगा। कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स, जिसमें फंजाई और साइनोबैक्टीरिया भी आएगा। कल्टीवेटेड प्लांट के लिए ये कोड होगा इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, तो ICNCP, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, ICNCP। कल्टीवेटेड जिसको कल्टीवार भी कहते हैं या जिसको वैरायटी भी कहते हैं या जिसको हाइब्रिड प्लांट भी कहते हैं, उनका जिक्र कर रहा हूँ। ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए कोड क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। दिस इज नॉट आवर कंसर्न, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने ये पढ़ना है, किसी एक सेमेस्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा ज़ूलॉजी में भी। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, ये भी आपका कंसर्न नहीं है। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, ICNB। इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस, ICTV, वायरसेस के लिए। तो ये मुख्तलिफ कोड है, इसमें हमारा ये जो कोड है और ये कोड है, ये दो कोड जो है हमारे कंसर्न के हैं, इनके इसमें हम डिस्कस करेंगे। इनके रूल्स को प्रिंसिपल डिस्कस हो चुके हैं, इनकी रूल्स को हम डिस्कस करेंगे इन दो को, ठीक है। टाइप्स एंड नॉमेनक्लेचर या नॉमेनक्लेचरल टाइप किसे कहते हैं, ठीक है। The name of a taxa of a rank or of a family and below are based on nomenclatural type। किसी भी फैमिली का या किसी भी टैक्सा का जो किसी भी रैंक है, मिसाल के तौर पर जीनस है, मिसाल के तौर पर फैमिली है, मिसाल के तौर पर ऑर्डर है, क्लास है, तो ये जो है किस बुनियाद पे होगा? ये एक नॉमेनक्लेचरल टाइप के ऊपर होगा। नॉमेनक्लेचरल टाइप क्या है? इट इज a representative specimen of that particular group। ये एक representative specimen होता है जो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। जिस permanently fixes a name to an actual physical specimen। ये वही बात है जो मैंने आपको कह दिया। The nomenclatural type या typus of a taxon is an element to which the name of a taxon is permanently attached। For example, family Brassicaceae is attached with the genus name Brassica। Brassica, you know, it is the genus representing several species, including Brassica campestris, including Brassica nepus, oleracea, etc., etc। ठीक है, तो ब्रासिका क्या हो गया? ब्रासिका अपनी फैमिली के लिए क्या हो गया? ब्रासिका अपनी पूरी फैमिली के लिए नॉमेनक्लेचर टाइप हो गया। इसी तरह से रोजा है, रोज प्लांट, रोजा इंडिका। तो रोजा जो है ये अपने जीनस का भी रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है। रोजा जो है अपनी फैमिली रोजेसी के लिए भी नॉमेनक्लेचरल टाइप है, और रोजेसी के साथ साथ ये अपने ऑर्डर के लिए भी नॉमेनक्लेचरल टाइप है, रोजेल के लिए, ठीक है। The nomenclatural type is not necessarily the most typical or representative element of the taxon। जरूरी नहीं है कि वो हर एक के लिए रिप्रेजेंटेटिव हो, सिर्फ एक के लिए रिप्रेजेंटेटिव हो तो भी चलेगा, ठीक है, या जीनस के लिए हो या फिर फैमिली के लिए हो या ऑर्डर के लिए हो, दैट्स इट।
टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर या नॉमेनक्लेचर टाइप या टाइप स्पेसिमेन से क्या मुराद है? टाइप स्पेसिमेन को हमने डिफाइन किया पहले ही, दोबारा ही डिफाइन कर लेता हूँ। टाइप स्पेसिमेन इज द प्लांट स्पेसिमेन that is representative to a particular taxonomic group. Type specimen क्या है? It is a plant specimen that is representative to a particular taxonomic group. ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। फिर नॉमेनक्लेचरल टाइप की कई अकसाम है, 5-6 किस्में हैं इसकी या नॉमेनक्लेचरल टाइप्स की। उसमें से वन बाय वन उनको हम पढ़ेंगे। Number 1 is holotype, number 2 is lectotype, isotype, syntype। ठीक है, ये सिन में ई ज्यादा आ गया तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये नहीं है इसमें। तो होलोटाइप, लेक्टोटाइप, आइसोटाइप और सिनटाइप, वन बाय वन उसको हम पढ़ेंगे। आगे पेज पे भी है। होलोटाइप इज द स्पेसिमेन और illustration used by the author or designated by him or her as the nomenclature type। इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो फर्स्ट स्पेसिमन जो आथर उसको पहली दफ़ा डिजिग्नेट करता है किसी भी फैमिली के लिए या किसी भी जीनस के लिए एज ए रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, एज ए रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिमन, तो उस टाइप को हम क्या कहेंगे? उसको हम होलो टाइप कहेंगे। यानी उससे पहले कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, पहली दफा किसी आथर ने ये काम कर दिया तो ये होलो टाइप हो गया। लेक्टोटाइप क्या है? क्या होलो टाइप के बाद किसी और की गुंजाइश रह जाती है? तो उस पर हम बात करते हैं। लेक्टोटाइप इज अ टाइप स्पेसिमेन या एज अ स्पेसिमेन or illustration selected from the original material to serve as a nomenclatural type when no holotype was indicated at the time of publication or is missing। लेक्टोटाइप जो है ये वो स्पेसिमेन है जो ओरिजिनल के साथ साथ लिया जाता है, लेकिन उस वक्त होलोटाइप का या तो उसकी जो है अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि होलोटाइप क्या है, या फिर ये है कि होलोटाइप उस वक्त उस आतर से, ओरिजिनल आतर की, ये दोनों बातें ओरिजिनल आतर की हम बात करें, उस आतर से होलोटाइप जो उसने डिजिग्नेट किया था वो गायब हो गया, या अभी तक उसने होलोटाइप को डिजिग्नेट नहीं किया है, तो उस वक्त जो बाकी उसके साथ जो होंगे उसको हम लेक्टोटाइप कहेंगे। साल के तौर पर आतर है, तुफैल खान आतर है, तो उसने कोई 5-6 स्पेसिमेन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उसने रख दिया अपने पास, या उससे ये हुआ कि उसने उन 6 में एक को पहले डिजिग्नेट किया था, वो उससे ज़ाया हो गया, तो अब बाकी उसके पास जो बचे हैं उसमें से वो किसी एक को लेक्टोटाइप के तौर पे रखेंगे या लेंगे, या फिर ये है कि अभी तक उसने उनमें से होलोटाइप को डिसाइड ही नहीं किया है, तो बाकी सारे जितने रह जाते हैं वो सारे लेक्टोटाइप कहलाते हैं। एन आइसोटाइप, आइसोटाइप क्या है? ये डुप्लीकेट होता है होलोटाइप का, यानी बाज़ औक़ात आतर सेफ्टी के लिए, क्योंकि एक स्पेसिमेन ज़ाया हो सकता है, एक पौधा ज़ाया हो सकता है, तो वो उसका डुप्लीकेट रख देते हैं, उस डुप्लीकेट को फिर कहते हैं आइसोटाइप। ठीक है, इट इज़ ए स्पेसिमेन विच इज़ द डुप्लीकेट ऑफ द होलोटाइप, बट इट इज़ आल्सो डिजिग्नेटेड या इट इज़ आल्सो collected by the same author who designate the holotype। ये ज़हन में हो, सेम आथर की बात हो रही है इन तीनों में। Syntype, syntype is one of the 2 or more specimens cited by the author when no holotype was designated। अब वो सो है, आथर जो है उसमें अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आया मैं ब्रासिका को डिजिग्नेट कर लूँ एज ए होलोटाइप, या फिर जो है मैं इसमें सेट्रूलस को जो है मैं डिजिग्नेट कर लूँ, ठीक है ना, उस फैमिली के लिए रिप्रेजेंटेटिव। तो दो उसने अलग पौधे लिए हैं और अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? वो सेम टाइप हो गए। अब उनमें से कुछ देर सोचने के बाद उनमें से एक जो है वो डिजिग्नेट कर लेगा एज ए होलोटाइप, और बाकी जो उसके पास रह जाएंगे उन सबको उसकी सेम टाइप कहलाएंगे। ठीक है, so the holotype was designated or any of the 2 of the most specimens simultaneously designated as a type। ठीक,
सिन टाइप क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा स्पेसिमेन किसी ऑथर ने लिए हो और अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि होलोटाइप किसको रखा जाए या किसको डिजिग्नेट किया जाए, तो सारों को सिन टाइप कहा जाएगा। इन सिन टाइप में एक को एज होलोटाइप चूज किया जाएगा और बाकी जो है वो सिन टाइप के तौर पे रहेंगे। वही टाइप्स और नोमेनक्लेचरल टाइप्स की डिस्कशन जारी है। पैराटाइप, व्हाट इज पैराटाइप? पैराटाइप इज a specimen cited in the protologue that is neither the holotype nor isotype nor one of the same type if two or more specimens were simultaneously designated as a type। यानी ये वो साइट पे रखे हुए स्पेसिमन है जो आथर ने रखे हैं, ना तो ये होलोटाइप होता है, ना ये आइसोटाइप होता है, और ना ही ये जो है वो सिन टाइप होता है, लेकिन वैसे उसने कलेक्ट किए थे, साथ रखे थे। तो वो जो साथ रखे हुए पौधे थे जिनको ख्याल था कि कभी ये भी हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, उनको पैराटाइप कहता है। यानी पैरेलली उसने साथ रखे थे, लेकिन ना तो उसमें से कोई होलोटाइप आया, ना आइसोटाइप आया, ना ये सिन टाइप के तौर पे लिए गए, तो उसको पैराटाइप कहा जाए। फिर न्यू टाइप, न्यू टाइप जैसे न्यू होता है ना, नया, उसी से आपने इसको समझ लेना है। ये वो स्पेसिमन होता है which is cited in the protologue selected to serve as a nomenclature type as long as all the material on which the name of the taxon was based is missing। मिसाल के तौर पर किसी हादसे की वजह से या किसी और वजह से आथर ने, जो पहले आथर ने जो टाइप लिए थे या डिजिग्नेट किए थे, वो मिस हो गया, वो इंफॉर्मेशन खत्म हो गया, या वो पौधे सारे ज़ाया हो गए, जलजला आ गया, आग लग गई, ठीक है ना, या सैलाब उस जगह पे आ गया, तो वो सारा जो है मिस हो गया। अब एक नया साइंटिस्ट या नया जो है टेक्सोनोमिस्ट आएगा, बॉटनिस्ट आएगा, और वो नए सिरे से जो है टाइपिंग करेगा, ठीक है। जो नए सिरे से वो टाइप को चूज करेगा उसको फिर हम कहेंगे न्यू टाइप। सो इट इज द टाइप स्पेसिमेन which is chosen by the author, not the original author. The author come next to the original, and it is in the case when all the material, the previous material is lost due to some catastrophe, due to some accident, ठीक है, किसी हादसे या किसी आफत की वजह से वो ज़ाया हो गए, तो नया जो लिया जाएगा उसको आइसोटाइप कहा जाएगा, न्यू टाइप कहा जाएगा। When a holotype or previously designated lectotype has been lost or destroyed, and it can be shown that all the other original material differ taxonomically for the destroyed type, a new type may be selected as a preserve the usage established by the previous typification। यानी प्रीवियसली जो कुछ था वो खत्म हो गया, तो वो प्रीवियस की जगह पे नया जो आएगा उसको न्यू टाइप कहा जाएगा। अच्छा, पब्लिकेशन, प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन से क्या मुराद है, वैलिडनेस ऑफ पब्लिकेशन से क्या मुराद है, और इफेक्टिवनेस ऑफ द पब्लिकेशन से क्या मुराद है। ये तीन टर्म्स जो है पब्लिकेशन के साथ यूज किए जाते हैं। प्रायोरिटी, नाम की प्रायोरिटी, इफेक्टिवनेस पब्लिकेशन की क्या होगी, और वैलिडनेस पब्लिकेशन की क्या होगी। इफेक्टिवनेस से क्या मुराद है? इट इज द पब्लिकेशन विच इज अकॉर्डेंस विद द रूल, रूल के हिसाब से हो, यानी कि नाम जो रखा गया है या जो रखा है साइंटिस्ट ने, वो नाम जो है वो रूल्स के हिसाब से हो। दैट इज प्रिंटेड मैटर हैज टू बी डिस्क्राइब टू द जनरल पब्लिक और एट लीस्ट टू द बोटानिकल इंस्टीट्यूशन विद लाइब्रेरीज एक्सेसिबल टू बोटनिस्ट जनरली। इफेक्टिव पब्लिकेशन ये है, याकूब खान ने बहुत ज़्यादा काम किया है सपोज किसी पौधे के ऊपर, लेकिन वो उसको टाइपिंग या प्रिंटेड फॉर्म में नहीं ला सका, या वो किसी स्कूल में या जो भी उसके लिए मुनासिब जगह है, हॉल है या उसके लिए ऑडिटोरियम है, उसमें नहीं ले जा सका, तो उसकी पब्लिकेशन कोई इफेक्टिव नहीं होगी। इफेक्टिव पब्लिकेशन ये है कि आपने जो काम किया है उसको प्रिंटेड फॉर्म में लाना है और उसको आपने कम्युनिटी के सामने पेश करना है, रखना है। ये इफेक्टिव पब्लिकेशन की डेफिनेशन है। वैलिड पब्लिकेशन,
वैलिड कैसे होगी? वैलिडनेस का जो जिक्र है वो जो है उसका इन चीज़ों के साथ जो है ताल्लुक है। इट इज़ अ पब्लिकेशन दैट इज अकॉर्डिंग विद द रूल, रूल्स के हिसाब से हो। वैलिड तब होगा कि अगर वो लैटिन या लैटिनाइज लैंग्वेज या स्टाइल में होगा, अगर उसमें बाकायदा रैंक की इंडिकेशन होगी, क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ द रैंक होगी, तब वो वैलिड होगा। इसके अलावा जो है वो टाइप जो है वो डिजिग्नेट करेगा और कहाँ से इसको हासिल किया गया है, लोकेशन भी उसमें देना पड़ता है। और इसके अलावा वैलिड तब होगा जब वो साइंटिफिक जर्नल या किसी साइंटिफिक सेशन में उसको वो पब्लिश करेगा, तब वो वैलिड होगा। ये ऊपर वाली बात जो है आप अभी आखिर में फिर आ गई। ठीक है, लेकिन वैलिडनेस के साथ क्या है कि लैटिन लैंग्वेज में होगा, क्लियर कट इंडिकेशन होगी रैंक की, और डिजिग्नेट होगा पर कि वो किस लोकेशन से, किस लोकेलिटी से हासिल किया गया है। एक वैलिडनेस का एक और भी आपको बात बता दूं, वैलिडनेस जो है उसमें प्रायोरिटी भी होती है। द फर्स्ट नाम जो है, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द फर्स्ट नेम। तो वैलिड नाम वो होगा कि जो प्रायोरिटी पे आता है, ठीक है ना। वैलिड नेम इज द नेम विच इज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब जो फर्स्ट नाम होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जो सेकंड नाम होगा उसकी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि दो साइंटिस्ट हैं पैरेलली, उन्होंने एक ही पौधे पे या एक ही स्पेसिमेन पे काम किया है, लेकिन एक का काम 2 दिन भी अगर पहले होगा दूसरे से, दोनों का काम रूल्स के हिसाब से भी होगा, लेकिन वक्त के हिसाब से वो जो ए नंबर है उसने 2 दिन पहले किया है, तो वैलिडनेस किसकी होगी? जिसने 2 दिन पहले वो काम किया है, पब्लिकेशन उसकी वैलिड होगी, नाम उसी का वैलिड होगा। तो उसमें प्रायोरिटी को भी जहन में याद रखना है। वैलिडनेस जो है इट आल्सो इज रिलेटेड टू द प्रायोरिटी रूल्स। आतर की साइटेशन, आतर यानी जो आतर किसी पौधे को या किसी स्पेसिमेन का नाम रख लेता है, पहली दफा उसको रख लेता है, तो एज ए ऑनर के तौर पे यानी एजाजी तौर पे जो है उस आतर को भी आगे उसका जो है नाम लिखा जाता है। कई बोटेनिकल नाम में आपने देखा होगा कि बोटेनिकल नाम में कई नाम ऐसे हैं कि उनके आगे आपने एल देखा होगा या LINN देखा होगा, ठीक है, या आपने स्मिथ देखा होगा, उसके आगे 2 नाम है, उसके आगे SMIT लिखा होगा, देखा होगा आपने, या कोई और जो है साइंटिस्ट का नाम होगा, वो क्या है, ये उस साइंटिस्ट के लिए क्या है, एक तरह से ऑनर है कि ये नाम उसी ने पहली दफा डिजिग्नेट किया था। द नेम ऑफ द टेक्सन is incomplete unless the name of the author or author who first validly published the name is cited along the name with it। ठीक है, यानी वो नाम उस वक्त तक जेन्युइनली, वैसे तो अगर आप लिखेंगे किताब में तो आपको लीनियस या उनकी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर उसका नाम है, आप सिर्फ 2 नामों तक आपका जो है बाउंडनेस है। लेकिन अगर कोई किसी कांग्रेस में आप जाएंगे तो बाकायदा उसके साथ आतर साइटेशन भी जरूरी है, क्योंकि वो उसके बगैर इनकम्प्लीट है वो नाम, क्योंकि उससे क्लियर कट पता चलता है कि ये नाम रखा किसने है, ठीक है ना, और एक तरह से आतर की क्या होगी, हौसला अफजाई होगी। दिस हेल्प्स इन वेरीफाइंग द डेट्स ऑफ पब्लिकेशन एंड इम्पार्टिंग प्रिसीजन इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसका फायदा ये होगा कि ये नाम कब से चला आ रहा है, 200 साल पहले से चला आ रहा है, 100 साल पहले से चला, क्योंकि उस साइंटिस्ट का अपना एक एरा होगा, दौर होगा, तो वो हम फौरन से पहले जो है उसको पहचान लेते हैं कि ये उस वक्त से चला आ रहा है। तो आपको उसकी वैलिडिटी का जो है पता चल जाता है, वेरीफाई कर लेता है उसकी डेट को, ठीक है ना, उस उतनी ज़्यादा उसमें प्रिसीजन आएगी। यूजुअली द नेम आर साइटेड इन एब्रिविएटेड फॉर्म बट नेवर अंडरलाइन। जो साइंटिस्ट का नाम है उसको हम फुल तो नहीं लिख सकते क्योंकि बड़ा नाम होता है साइंटिस्ट का, तो हम जस्ट जो है एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लिनियस का लिखेंगे तो लिन लिखा जाएगा,
ठीक है, या सिर्फ एल लिखा जाएगा, एल डॉट लिखा जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर सोलेनम नाइग्रम है, ये मको का एक पौधा है, सोलेनम नाइग्रम साइंटिफिक नाम है। आगे हम सिर्फ एल लिख के डॉट लगा देते हैं, या LINN लिख देते हैं, डॉट लगा देते हैं। तो उससे क्या आपको मालूम होगा? उससे आपको ये मालूम होगा कि ये जो सोलेनम नाइग्रम का नाम है, ये लीनियस ने रखा था। ठीक है, लीनियस का दौर आपको फौरन आपके सामने आ जाएगा कि हाँ, उसका तो दौर 1750 से लेके 1800 तक था। तो आपको फौरन से पहले आप पता चल जाता है कि ये 200 या 250 साल पहले पुराना पौधा है, जो नाम उसका पुराना है इतना। If the name of the plant is jointly published by the two author, अगर कोई दो आथर ने ये नाम पब्लिश किया है, साल के तौर पर लीनियस ने किया है और उसके साथ कोई और नाम लिख साल के तौर पर कर दे, साल के तौर पर स्मिथ ने उसके साथ वो नाम दोनों ने मिलके किया है, तो फिर क्या होगा कि उनका नाम जो है उसको लिंक किया जाएगा ईटी से, या इसके साथ जो है हम एंड वाला जो है साइन लगा देंगे। मिसाल के तौर पर वही नाम सोलेनम नाइग्रम आपने नोट किया होगा, सोलेनम नाइग्रम का है, तो सोलेनम नाइग्रम आगे अगर ये लिनियस और स्मिथ ने दोनों ने मिलके किया है तो लिन आएगा, लिन एंड स्मिथ आएगा, लिन एंड स्मिथ आएगा, एंड का ये निशान रखेंगे हम उसमें। ठीक है, या लिन ईटी डॉट स्मिथ आएगा, दोनों एक ही हैं। ठीक है, एक ही चीज है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। इज इट? लेकिन जो जुड़ाव है उससे पता चलेगा कि ये दो बंदों का, और उसमें भी प्रायोरिटी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, प्रायोरिटी को ध्यान में रखा जाएगा। मतलब प्रायोरिटी से मुराद ये है कि जो साइंटिस्ट पहले, मिसाल के तौर पर लीनियस का काम पहले था, स्मिथ का बाद में था, तो लीनियस का नाम पहले होगा और स्मिथ का बाद में होगा, या स्मिथ का काम पहले है, लीनियस का बाद में, तो स्मिथ का पहले नाम होगा, ईटी आगे लीनियस होगा, या एंड लीनियस होगा। ठीक है, ये भी ध्यान में याद रखें। When more than 3 authors are involved, अगर 3 से ज्यादा आथर है उसमें, तो फिर क्या किया जाएगा? Citation is normally restricted to the first author, पहला जो जेन्युइन आथर है, जो फर्स्ट आथर है, उसका नाम आप लिखेंगे और उसके साथ आगे आप लिखेंगे एटाल। ठीक है, एंड एटाल लिखेंगे। मिसाल के तौर पर वही बार बार आप भी सोच रहे होंगे कि ये सोलेनम नाइग्रम का नाम सर बार बार क्यों लेता है। सोलेनम नाइग्रम चूंकि आसान है इसीलिए मैं लेता हूँ। सोलेनम नाइग्रम है और इसको सपोज 4 लोगों ने किया है, लीनियस ने किया है और लीनियस के साथ आप चारों आपको मिला देते हैं, अताउल्लाह को, बिलाल को, तुफैल को, याकूब को, आप चारों ने भी सपोज लीनियस के साथ काम किया था। तो क्या किया जाएगा कि नाम सोलेनम नाइग्रम का आ गया, आगे क्या लिखा जाएगा? लिन, LINN, और बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा म्यूट कर ले। तो आगे जो है लिन के आगे जो है होगा एंड इटाल। इटाल से क्या मुराद होगा? जो को वर्कर है या को पार्टनर है वो उसका जिक्र होगा। ठीक है, ये आतर साइटेशन। चॉइस ऑफ नेम, को ऑफ कर दें माइक को। माइक को ऑफ कर दें। किसका ऑफ? माइक जो है वो आ रही है क्योंकि बैकग्राउंड में फिर आवाजें आ रही है, फिर डिस्टर्बेंस होती है। चॉइस ऑफ द नेम एंड रिटेंशन एंड रिजेक्शन ऑफ द नेम। एक रूल ये है कि आपका नाम जो है बाय चॉइस, आपके पास क्या चॉइस है, या आप किसी नाम को रिजेक्ट करेंगे या रिटेन करेंगे, तो उसके लिए क्या रूल्स है आपके पास। ये एक और रूल है, लेकिन इसमें ये सारे सब रूल्स हैं, एक ही रूल में सब रूल्स आता है उसमें। चॉइस ऑफ द नेम, व्हेन द टेक्सन नेम इज चेंज, फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है वो जीनस बन गया सपोज, तो उसमें जो अर्लीस्ट लेजिटिमेट नाम होगा प्रायोरिटी के लिहाज से, वैलिडनेस के लिहाज से, तो वही नाम क्या किया जाएगा? उसको
चूज किया जाएगा, अगर दूसरा नाम होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक स्पीशी है, जीनस बन गया, तो जो अर्लीस्ट नाम होगा उसी को ही जीनस रखा जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ब्रासिका के ये सारे स्पीशीज है, कैम्पेस्ट्रस है, ओलरेसी है, और इसके अलावा जो है नेपस है। सपोज इनमें से किसी एक को जीनस का दर्जा मिल गया, या आप कहा जाए कि ये सारे स्पीशीज एक जीनस का दर्जा इनको मिलेगा, तो उनमें से इन तीनों में देखा जाएगा कि इन तीनों में सबसे पुराना अर्लीस्ट लेजिटिमेट नाम कौन सा है। तो जो भी नाम होगा लेजिटिमेट, उसी को जीनस के तौर पे लिया जाएगा। When two or more taxon of the same ranks are united into one, इसी तरह से अगर दो नाम है, पहले अलग अलग नाम थे लेकिन बाद में पता चला कि ये दरअसल यूज तो अलग अलग होता है लेकिन ये दरअसल एक ही नाम था, तो फिर क्या किया जाएगा? दोनों को यूनाइटेड करना है, तो जाहिर है एक का नाम जो है, दो अलग से स्पीशी है उसको एक करना है, तो उनमें से किसी एक का नाम तो चूज होगा, दूसरे का नाम रिजेक्ट हो जाएगा। अब किसको आपने सिलेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, इसके लिए भी वही रूल है कि जो ओल्डेस्ट लेजिटिमेट नाम होगा विल बी चूजन, और दूसरा जो नाम होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा। नेम ऑफ दिस टैक्सन शुड बी रिटेन एज द नेम ऑफ यूनाइटेड टैक्सन, एंड द न्यूअर वन या द न्यूअर लेजिटिमेट नाम विल बी रिजेक्टेड, उसको जो है खत्म किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। ओल्डेस्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी और नए वाले को जो है खत्म किया जाएगा। When a genus or species divided into two or more genera or species, the original name of the genus or species must be retained. मिसाल के तौर पर एक जीनस है या स्पीशी है, उसको दो में डिवाइड किया गया या दो से ज़्यादा जेनरा में डिवाइड किया गया, स्पीशी में डिवाइड किया गया, तो जो ओरिजिनल नाम होगा जीनस का या स्पीशी का उसी को रिटेन किया जाएगा। यानी कि दो बन गए तो ओरिजिनल नाम, ऐसा नहीं है कि आपने दो बना दिए, मिसाल के तौर पर ब्रासिका के कोई दो स्पीशीज थे, आपने एक को भी जीनस नाम रख दिया, दूसरे को भी, तो ऐसा नहीं है कि ब्रासिका का जीनस का नाम ही आप उड़ा देंगे, नहीं, ब्रासिका का नाम होगा, रिटेन होगा। हाँ, दूसरे को आप अगर दूसरा नाम देंगे तो दे सकते हैं, लेकिन पहला नाम कहीं नहीं जाएगा और रिटेन हो जाएगा। इसी तरह से व्हेन अ स्पीशीज ट्रांसफर टू अनदर जीनस, इसी तरह से अगर एक स्पीशी जो है वो एक जीनस से दूसरे में जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो ओरिजिनल नाम होगा वो रिटेन किया जाएगा। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर एक स्पीशी है, पायरस मेलस है सपोज, या पायरस मेलस है, वो हम चाहते हैं कि उसको जो है उसको वहां से पायरस से निकाल दें उस स्पीशीज को, और इसको किसी दूसरे जो है जीनस में रखा जाए, तो उसका स्पीशी नाम जो है उसको आपने कहीं नहीं जाने देना है, सिर्फ उसका जीनस चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर स्पीशी नाम सपोज पायरस कम्यूनस है, उसको आपने पायरस से हटा देना है और मेलस में रखना है, तो उसका जीनस नाम तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, मेलस चला जाएगा, लेकिन उसकी स्पीशी का नाम को आपने छेड़ना नहीं है। अगर वो ठीक नाम है या उसी नाम पे कोई दूसरा स्पीशी नाम नहीं है, तो आपने उसको एज इट इज रिटेन कर देना। ठीक है, ये आपके पास चॉइस है। रिजेक्शन ऑफ द नेम, कब आपने एक नाम रिजेक्ट करना है, कब आपने एक नाम को जो है वो छोड़ देना। The legitimate name or epithetic name must not be rejected merely because it is inappropriate or disagreeable, ठीक है, or because another is preferable or better known। आपने इसी बुनियाद पे किसी नाम को रिजेक्ट नहीं करना कि ये नाम इनअप्रोप्रिएट है या डिसएग्रीएबल है। अगर कोई लेजिटिमेट है, वो जो है उसके नाम पे कोई और नाम नहीं है उस स्पीशी में, तो आपने उसको नहीं रिजेक्ट करना है। ठीक है,
और बिकॉज इट इज लॉस्ट इट्स ओरिजिनल नेम, मीनिंग ओरिजिनल मीनिंग उसकी खत्म हो, तो आपने इसकी वजह से इसको नहीं खत्म करना। लेकिन however a name must be rejected if it was nomenclaturally superfluous when published। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा था पब्लिकेशन के दौरान, तो आपने उस नाम को जो है ख़त्म कर देना है। इसी तरह से similarly a name or epithet is rejected when it is replaced by oldest legitimate name or in a combination by the oldest available epithet in the rank concerned। जिस रैंक में आपने उसको रिप्लेस किया रखा है, अगर उसमें कोई और ओल्डेस्ट लेजिटिमेट नाम आ गया, पुराना नाम आ गया, और वो लेजिटिमेट भी है, जायज़ नाम है, सही नाम है साइंटिफिकली, तो फिर डेफिनेटली आपने जो नया नाम आपने रखा है या आपने चूज किया है वो डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। The following type of the name can be considered to be legitimate, illegitimate and unusable। रूल ऑफ कंजर्वेशन, इसको कहते हैं नॉमिना कंजर्वेंडा। आपकी बुक में हो सकता है ये लफ्ज लिखा हो, नॉमिना कंजर्वेंडा या कंजर्वेशन ऑफ द नेम। बाज नाम को अगरचे वो रूल्स के हिसाब से सही नहीं होते, समटाइम certain names, though it is illegitimate या not according to the rules, they are retained या they are conserved, उनको एबॉलिश नहीं किया जाता, ख़त्म नहीं किया जाता। वजह क्या है? Because of the reason that it is more familiar to the people, more familiar to the scientific community। इसी बुनियाद पे उनको कंजर्व किया जाता है, उनको ख़त्म नहीं किया जाता। एक नाम है, स्पीशी का नाम है, जीनस का नाम है, फैमिली का नाम है, रूल्स के हिसाब से वो बिल्कुल फिट नहीं बैठता। रूल्स आपको एक कह रहे हैं, वो नाम जो है दूसरा कह रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी साइंटिफिक कम्युनिटी में ये इजाज़त है कि उस नाम को दूसरे नाम के साथ, लेजिटिमेट नाम के साथ भी कंजर्व रखा जाए, बचाया जाए, यानी उसको ना ख़त्म किया जाए। उसकी वजह क्या है कि वो जो नाम है वो काफ़ी कॉमन हो चुका है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। इस उसूल को कहते हैं नॉमिना कंजर्वेंडा, और ये ज़्यादातर किया जाता है फैमिलीज़ के केस में। मिसाल के तौर पर जो ब्रासिकेसी फैमिली है, ब्रासिका की जो फैमिली है, ब्रासिकेसी जेन्युइन नाम है, लेजिटिमेट नाम है, लेकिन उसकी जगह पे कभी आपने देखा होगा क्रूसीफेरी का नाम भी इस्तेमाल होता है। अब क्रूसीफेरी का नाम इलेजिटिमेट है, गलत नाम है साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने, लेकिन क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है लिहाजा इसको ख़त्म नहीं किया जाता, कंजर्व किया जाता। या पोएसी फैमिली जो है, ग्रास की फैमिली है पोएसी, ये उसका सही नाम है, लेजिटिमेट नाम है, लेकिन उसके बरक्स ग्रेमिनी का नाम जो है वो बिल्कुल गलत है, इलेजिटिमेट है, उसूलों के मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर भी साइंटिफिक कम्युनिटी ने इजाज़त दी है कि ग्रेमिनी का नाम को भी रिटेन किया जाए। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज नॉमिना कंजर्वेंडा या कंजर्वेशन ऑफ नेम। उसकी वजह यह है कि वो वाइडली यूज होता है, मोर फेमिलियर होता है, ओल्डेस्ट नेम होता है, ज़्यादा लोग उसको जानते हैं, तो लिहाजा इसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको कहते हैं नॉमिना कंजर्वेंडा। सिनोनिम, ऑटोनिम, ठीक है, एंड टाटोनिम। प्रायोरिटी ऑफ नेम पे दोबारा बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। मतलब क्या है कि जो नॉमेनक्लेचर नाम आप देते हैं वो प्रायोरिटी पे बेस करेगा। मतलब क्या है कि जो अर्लीस्ट नेम होगा, लेजिटिमेट नाम होगा, वो करेक्ट होगा और दूसरा जो है रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि टेक्सोनॉमिक ग्रुप कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम। किसी भी ग्रुप के लिए सिर्फ एक ही नाम होगा, ठीक है, विच इज द अर्लीस्ट दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल। एक तो वो अर्लीस्ट होगा, प्रायोरिटी के लिहाज से वो अर्लीस्ट होना चाहिए,
और वो रूल्स के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। Priority begins with the publication of linear specific species plantarum on May 1st, 1753। प्रायोरिटी का आप कहाँ से आप उसकी जो है ट्रेस बैक करेंगे या तारीख कहाँ से आप हिसाब कहाँ से लगाएंगे, तो इसके लिए कैलेंडर आपके पास मौजूद है। कैलेंडर स्टार्ट है फ्रॉम 1 मई 1753, लीनियस का जो टाइम है उससे। अब उस कैलेंडर में जो भी जिसका नाम भी पहले आता है और रूल्स के मुताबिक आता है वो प्रायोरिटी में पहले नंबर पे होगा, ओल्डेस्ट लेजिटिमेट नाम होगा, और अगर वो बाद में आता है तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि 2 दिन भी अगर पहले हो कोई नाम लेजिटिमेट नाम हो तो उसको चूज किया जाएगा, और आज की डेट में अगर कोई होगा तो उसको नहीं देखा जाएगा। The correct name of the species is the combination of the earliest published valid generic name with the earliest published valid specific name। किसी भी स्पेसिमन का जो नाम होगा उसमें 2 नाम होंगे। पहला उसमें वैलिड जीनस नाम होगा, जेनेरिक नाम, जेनेरिक और जीनस एक ही चीज़ है, और उसका दूसरा नाम क्या होगा, वो स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट का नाम होगा, ठीक है। वो करेक्ट नाम होगा। मसलन सुलैनम नाइग्रम है तो सुलैनम ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और नाइग्रम उसकी स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट को जाहिर कर रहा है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि उसके लिए आप ऑर्डर वही रखेंगे, उसके लिए लैटिन स्टाइल होना जरूरी है या लैटिनाइज होना जरूरी है। हाउ डू सिनोनिम अकर, सिनोनिम कैसे आता है? इन सम इंस्टेंसेस, कुछ एग्जाम्पल में, the original author who described the plant may place it in a particular genus, but subsequent authors, often with a more complete understanding of the taxon and its representatives, may move that species into any genus। कभी कभी एक आतर ने एक नाम को पहले किसी जीनस में रखा होता है, दूसरा बाद में आने वाला उसी जीनस में से उस स्पीशीज को उठा देता है और किसी और जीनस में रख देता है, ठीक है। वो ज्यादा उसको लगता है कि वो पहले वाला जीनस उसके लिए एक्यूरेट नहीं था, अब ज्यादा एक्यूरेट है, तो वो वहां से उसको हटा देता है, ठीक है। हाँ जी, इसकी जरूरत नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि उसमें भी जो जीनस में आप किसी स्पीशीज को आप डालेंगे, एक स्पीशीज एक जीनस से उठा के दूसरे जीनस में डालेंगे, तो उसके लिए भी उसका जीनस का नाम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन स्पीशी नाम अगर उस पर डबलिंग नहीं है, वहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं है, तो स्पीशी नाम को रिटेन किया जाएगा। रिटेंशन वाले प्रिंसिपल में डिस्कस हो चुका है। सिनोनिम का अगेन कंटिन्यू है। Another instance is for highly variable or widely ranging species. Such species are often described as an independently and unknowingly under different names। बाज़ औक़ात एक स्पीशी है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इलाकाई लिहाज से, उसकी रेंज वैरायटी की बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी गलती से उसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। स्पीशी एक होता है लेकिन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, कल आपने वो 3 नाम लिखवाए थे कि इनके बारे में बताऊंगा, फिर आपने नहीं बताया तो टाइम खत्म हो गया था। वो आज के प्रैक्टिकल में होगा क्योंकि वो फ्लावर टर्मिनोलॉजी है सारा, तो वो उसी में मैंने फिर सोचा कि उसी में ओके आपको सर। मैं समझाऊंगा। सर, ये ठीक है, बीएससी वाला पेपर हो गए कि नहीं हुए? बीएससी वाले उनके पेपर हो गए कि नहीं हुए? नहीं, मेरे ख्याल में अब नहीं होंगे क्योंकि ये शुरू ही कर रहा है, ये सितंबर में कहीं जाके शुरू कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनका रिजल्ट जो है प्रीवियस की बुनियाद पर दिया जाएगा। ओके सर। चलिए, प्रायोरिटी ऑफ नेम, सिनोनिम, होमोनिम, ये अलग से टर्म्स है। सिनोनिम तो वो है जो साथ साथ हो। If the same taxon has often been described and named more than once, एक से ज्यादा जो है नाम दिए जाएंगे तो सबसे पहले वाला जो है वो चूज हो जाएगा एज ए करेक्ट नेम, बाकी उसके साथ जो है एज ए सिनोनिम के तौर पे रखे जाएंगे, ठीक है।
सेम स्पीशीज वाज आल्सो पब्लिश अंडर द डिफरेंट नेम। मिसाल के तौर पर देखें, मैं आपको एक और आसान मिसाल देता हूँ। चलो ये एग्जांपल यहाँ से पढ़ लीजिए। एलियो एंजियंसिस डी वाइल्ड, एलियो बोगियार्टी डी वाइल्ड। ये देखें, ये सारे नाम एक ही सेंटेंस में रखे, एक ही वक्त में रखे, लेकिन सारे एक ही, बाद में उन्हें पता चला कि ये स्पीशी एक ही है, ये कोई अलग स्पीशीज नहीं है, लिहाजा उनमें से एक को उसने चूज किया, बाकी को एज ए सिनोनिम के तौर पे ले लिया। इसी तरह से भिंडी है, भिंडी हिबिस्कस एस्कुलेंटस उसका साइंटिफिक नाम है, लेकिन आजकल पता चला है कि इसके जीनस का नाम जो है और भी है। तो आजकल भिंडी का नाम दो है, एक हिबिस्कस एस्कुलेंटस है, एक एबलमास्कस एस्कुलेंटस। तो चाहे आप हिबिस्कस का यूज कर लें चाहे एबलमास्कस, दोनों आपस में सिनोनिम है, ठीक है। A homonym is a name that has been used for more than one taxon. होमोनिम ये है कि कभी कभी एक टैक्सन के लिए एक से ज्यादा नाम यूज किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, कन्वोल्वुलस कुरियलस, कन्वोल्वुलस कुरियलस, एक से ज्यादा नाम है, सेम नाम है, उसमें से ये तीनों एक दूसरे की क्या है, होमोनिम है, सेम नेम है एक तरह से, लेकिन अलग औकात में ये नेमिंग जो है वो यूज हुई थी, लिहाजा इसको एक ही नाम कंसिडर किया जाएगा। इसी का नाम भी होमोनिम होगा, इसी का भी होगा, इसी का भी होगा। ये पहले वाला है तो इसका चूज हो जाएगा, बाकी दोनों जो है वो एज ए होमोनिम के तौर पे रिटेन किए जाएंगे। What is homonym? Synonym identical to accepted correct name. टाटोनिम क्या है? What is टाटोनिम? टाटोनिम जो है, अगर स्पीशी का और जीनस दोनों का नाम एक जैसा हो, मतलब जो नाम जीनस का है वही नाम अगर स्पीशीज का भी है तो उसको टाटोनिम कहा जाएगा। मतलब अगर जेनेरिक नेम है, इट इज सिमिलर टू द स्पेसिफिक एपिथेट नेम, देन इट इज कॉल्ड एज ए टाटोनिम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम लिखा है हेलियंथस हेलियंथस, तो देखें जीनस नेम भी एक है, स्पीशी नाम भी एक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये बॉटनी में या बोटेनिकल जो कोड है उसके हिसाब से ये गलत नाम है, इलेजिटिमेट नाम है। टाटोनिम इज बैंड इन बॉटनी, इसको आपने चेंज करना है, या ये चेंज करना है या ये चेंज करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये चेंज करेंगे तो देखेंगे कि क्या कोई जीनस तो वाकई स्किप नहीं हो रही, या आप जो नया जीनस का नाम रख रहे हैं कोई पुराना तो नहीं पड़ा उसमें। ये चेंज करेंगे तो क्या स्पीशी नाम जो स्किप तो नहीं हो रहा, या नया जो स्पीशी नाम आप रखेंगे क्या किसी और जगह पे तो डबलिंग नहीं है, ये आपने ख्याल रखना है। टाटोनिम जो है ये बॉटनी में नहीं है। आपकी बुक में इसकी मिसाल होगी मैलस मैलस की, एप्पल का पुराना नाम था सेब का, मैलस मैलस, आजकल उसका नाम है मैलस पोमेला, मैलस पोमेला, यानी मैलस जीनस नाम को रिटेन किया गया और दूसरा जो मैलस था उसको खत्म करके उसकी जगह पे पोमेला रख दिया। ये है टाटोनिम के टाटोनिम दोनों नाम अगर सेम हो, जीनस का भी और स्पीशीज का भी, तो उसको फिर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये बैन है बॉटनी में। ओके दैट्स इट। यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। No, sir.